कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी डिबेट चैंपियनशिप का एकदम फाइनल राउंड चल रहा है। हाँ, और हॉल एकदम खचाखच भरा हुआ है लोगों से। बिल्कुल। और तभी एक प्रतिद्वंदी स्टेज पर आता है और एक ऐसा तर्क पेश करता है जो सुनने में बिल्कुल अचूक लगता है। मतलब एकदम फ्लॉलेस, कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली भीड़ तालियां बजाने लगती है। लेकिन क्या हो अगर उस भारी भरकम बयान को ध्वस्त करने का कोई प्राचीन तरीका मौजूद हो। एक ऐसा लगभग गणितीय फॉर्मूला जो उस तर्क की धज्जियां उड़ा दे। हाँ, एक ऐसा तरीका जो ये साबित कर दे कि वो व्यक्ति असल में बिना किसी आधार के हवा में बातें कर रहा है। ये तो एक बहुत ही रोमांचक स्थिति है। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्राचीन भारतीय दर्शन ने हजारों साल पहले ही इसके नियम लिख दिए थे। जिसे हम इंटेलेक्चुअल ब्लड स्पोर्ट कह सकते हैं। बिल्कुल। तर्कशास्त्र या लॉजिक का जन्म सिर्फ पेड़ों के नीचे बैठकर शांति से विचार करने के लिए नहीं हुआ था। तो फिर किस लिए हुआ था? ये इसलिए भी हुआ था ताकि जब दो अलग-अलग विचार आपस में टकराएं तो सत्य को कैसे पहचाना जाए। और आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मिशन भी बिल्कुल यही है। हम प्राचीन न्याय दर्शन के पन्नों को पलट रहे हैं। सही कहा। विशेष रूप से न्याय प्रवेशक सूत्रम के आधार पर, ताकि लॉजिक के उन मूल सिद्धांतों को डिकोड किया जा सके। खासकर एक ऐसे छात्र या प्रतियोगी के लिए जो किसी बड़े डिबेट मंच की तैयारी कर रहा है। क्योंकि यहाँ मकसद सिर्फ बहस जीतना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि एक ठोस और अभेद्य तर्क गढ़ा कैसे जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सही ढांचे के डिबेट सिर्फ शोर बनकर रह जाती है। हाँ, और आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ सूचनाओं की बमबारी हो रही है, इन सूत्रों को समझना एक सुपर पावर जैसा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसी बात पर जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो मेरी नजर एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य पर पड़ी। अच्छा, वो क्या था? हम सभी जानते हैं कि लॉजिक शब्द ग्रीक के लोगोस से आया है, जिसका संबंध विचारों या शब्दों से है। ये तो काफी आम जानकारी है। लेकिन जब हम महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी को देखते हैं तो वहां न्याय का अर्थ बताया गया है अभ्रेष। अभ्रेष? हाँ, मुझे ये शब्द पहले तो एक भारी भरकम जार्गन लगा, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। मैं बताती हूँ। अभ्रेष न्याय दर्शन की पूरी इमारत की नींव है। तो इसका असल मतलब क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है सटीकता या बिना किसी अतिक्रमण के देखना। यानी कोई वस्तु जैसी है उसे ठीक उसी रूप में ग्रहण करना। बिना किसी मिलावट के? बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो और भी गहरा है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से एक आलसी मशीन है। हाँ, वो हमेशा शॉर्टकट खोजता है। सही कहा। जब हम कोई नई चीज देखते हैं तो दिमाग तुरंत अपने पुराने डेटाबेस से कोई लेबल निकालकर उस पर चिपका देता है। अच्छा, तो अभ्रेष इस मनोवैज्ञानिक शॉर्टकट को रोकने की कला है। एग्जैक्टली। ये सुनिश्चित करता है कि हम अपनी भावनाओं या धारणाओं की मिलावट किए बिना सिर्फ वास्तविकता को देखें। तो एक अचूक तर्क बनाने की पहली सीढ़ी भी शायद यही होनी चाहिए। बिल्कुल, यही है। स्रोत के अनुसार दूसरों को हराने या समझाने से पहले एक डिबेटर को आत्मसम्मित हासिल करना होता है। यानी स्वयं के लिए ज्ञान। हाँ, इसमें प्रत्यक्ष और अनुमान का जिक्र है, लेकिन स्रोत एक बहुत ही अजीब बात कहता है। कैसी बात? वो कहता है कि असली प्रत्यक्ष वो है जो नाम, जाति या कल्पनाओं से पूरी तरह मुक्त हो। रुको, ये बात मुझे थोड़ी अटपटी लगी। अगर मैं अपने सामने रखी एक मेज को देख रहा हूं तो वो मेज ही है ना? देखने में तो ऐसा ही लगता है। तो इसमें कल्पना या नाम से मुक्त होने का क्या मतलब है? क्या मेज को मेज कहना भी गलत है? ये एक बहुत ही जायज उलझन है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ प्लीज। जब हमारी आंखें किसी चीज को देखती हैं तो वो सिर्फ रंग, आकार और प्रकाश को ग्रहण करती हैं। ओके, मतलब वो एकदम रॉ डेटा है। बिल्कुल रॉ डेटा। लेकिन मेज की एक अवधारणा है कि इस पर किताबें रखी जाती हैं या ये लकड़ी की बनी है। या फिर ये कहिए मेरे दादाजी की है। हाँ, ये सब हमारी स्मृति और भाषा का हिस्सा है। जैसे ही हम उस रॉ डेटा पर ये एक मेज है का लेबल लगाते हैं तो हमने उसमें अपनी कल्पना जोड़ दी। सही पकड़ा। हमने अपनी तरफ से एक विकल्प जोड़ दिया। न्याय दर्शन इसे ही प्रत्यक्षाभास कहता है। प्रत्यक्षाभास यानी एक तरह का मानसिक भ्रम, मतलब हमने अपनी तरफ से एक कहानी गढ़ ली। एग्जैक्टली। और डिबेट में या गंभीर निर्णय लेते समय ये प्रत्यक्षाभास बहुत खतरनाक हो सकता है। वो कैसे? मान लीजिए एक प्रतिद्वंदी मंच पर बहुत ही महंगे सूट में भारी आवाज में अंग्रेजी बोल रहा है। अच्छा। अब श्रोता या जज सिर्फ उसकी वेशभूषा और आत्मविश्वास देखकर, जो कि रॉ डेटा है, वो दिमाग में ये कहानी बना लेते हैं कि ये व्यक्ति बहुत विद्वान है और सच ही बोल रहा होगा। बिल्कुल।
ये एक बहुत बड़ा मानसिक भ्रम है। हम्म। तो एक बेहतरीन विचारक को इस लेबलिंग को रोककर सिर्फ उस व्यक्ति के तर्कों के रॉ डेटा को परखना आना चाहिए। सही कहा, पूर्वग्रहों से मुक्त होकर देखना ही असली प्रत्यक्ष है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार आहा मोमेंट है मेरे लिए ना। है ना? इसका मतलब है कि हम लोग आधी बहसें तो सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम सामने वाले की बातों पर अपनी मनगढ़ंत धारणाएं थोप देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि एक छात्र ने प्रत्यक्ष को मास्टर कर लिया, उसने सत्य को बिना किसी मिलावट के देख लिया। ठीक है। अब चुनौती आती है मंच पर। वहां उस आत्मसंविद को परसंविद में कैसे बदला जाए? यानी दूसरों के लिए ज्ञान। इसके लिए हमें एक ऐसा लॉजिकल ढांचा चाहिए जिसे कोई तोड़ न सके। तो न्याय दर्शन इसके बारे में क्या कहता है? न्याय दर्शन एक मजबूत तर्क के 3 अनिवार्य अवयव यानी अंग बताता है: पक्ष, हेतु और दृष्टांत। थोड़ा इसे सरल भाषा में समझाएंगी? जरूर। पक्ष वह बात है जिसे सिद्ध किया जाना है। हेतु वह कारण है जो इसे सिद्ध करेगा। और दृष्टांत? दृष्टांत वो उदाहरण या पैमाना है जो दिखाएगा कि हेतु और पक्ष का संबंध हवा हवाई नहीं है। यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है। क्या संदेह है? डिबेट्स में मैंने अक्सर देखा है कि कोई एक व्यक्ति एक नियम बताता है और उसका एक उदाहरण दे देता है, और फिर सामने से दूसरा प्रतियोगी उसी बात को काटने के लिए अपना कोई अलग उदाहरण ले आता है। बिल्कुल, ऐसा अक्सर होता है। तो क्या किसी बहस में सिर्फ एक उदाहरण दे देना काफी होता है? इससे तो बात सिर्फ उदाहरणों की लड़ाई बनकर रह जाएगी। यही वो जगह है जहां न्याय दर्शन सामान्य बहसों को एक वैज्ञानिक स्तर पर ले जाता है। अच्छा, वो कैसे? न्याय में किसी भी तर्क को अभेद्य बनाने के लिए दृष्टांत के 2 प्रकार अनिवार्य माने गए हैं। कौन कौन से? पहला है साधर्म्य यानी समानता के आधार पर, और दूसरा है वैधर्म्य यानी विपरीतता के आधार पर। साधर्म्य और वैधर्म्य। हाँ, जब तक इन दोनों का इस्तेमाल ना हो कोई भी तर्क पूरा नहीं होता। इसे थोड़ा और खोलते हैं। ठीक है। ये सधर्म्य और वैधर्म्य असल में काम कैसे करते हैं? चलिए श्रोत का एक बहुत ही क्लासिक प्राचीन उदाहरण लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए मंच पर हमें सिद्ध करना है कि शब्द अनित्य है, यानी ध्वनि हमेशा नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। ओके, तो ये हमारा पक्ष हो गया। बिल्कुल। अब हमने हेतु दिया कि क्योंकि यह बनाया या उत्पन्न किया गया है, यानी कृतक है। ठीक है, कारण मिल गया। मिल गया। अब हम साधर्म्य दृष्टांत देंगे। जो भी चीजें बनाई जाती हैं वे अनित्य होती हैं, जैसे एक घड़ा। ठीक है, घड़ा बनाया गया है इसलिए वो टूटता भी है, ये समानता हुई। हाँ, लेकिन इससे प्रतिद्वंदी पूरी तरह चुप कैसे होगा? वो तो कोई भी उल्टा उदाहरण ला सकता है। क्योंकि वो कोई अपवाद निकाल सकता है, इसलिए हमें उसी वक्त वैधर्म्य यानी विपरीतता का दृष्टांत देना होगा। वैधर्म्य में क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि और जो चीजें अनित्य नहीं होती यानी हमेशा रहने वाली होती हैं, वे बनाई नहीं जाती, जैसे आकाश। ओहो, ये तो तर्क को दोनों तरफ से लॉक करने वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। आपने न सिर्फ ये दिखाया कि आपका नियम कहाँ लागू होता है, बल्कि ये भी दिखा दिया कि जहां आपका नियम लागू नहीं होता वहां स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है। बिल्कुल। इसे एक आधुनिक डिबेट के परिदृश्य में रखते हैं। हाँ, वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए कोई कहता है कि सोशल मीडिया से समाज में ध्रुवीकरण बढ़ता है। ये हो गया पक्ष। और इसका हेतु क्या होगा? हेतु है क्योंकि ये लोगों को सिर्फ उनके जैसे विचारों वाले समूहों तक सीमित रखता है। समझ गया। अब इसका साधर्म्य और वैधर्म्य क्या होगा? साधर्म्य होगा जैसे न्यूज चैनल जो सिर्फ एक ही राजनीतिक विचारधारा दिखाते हैं, वे दर्शकों को कट्टर बनाते हैं। और वैधर्म्य? वैधर्म्य होगा कि जो प्लेटफॉर्म लोगों को अलग अलग विचार दिखाते हैं, जैसे कि एक निष्पक्ष पब्लिक लाइब्रेरी, वहां ध्रुवीकरण नहीं बढ़ता। अरे वाह, इस तरह का 2 तरफा ढांचा किसी भी विरोधी के लिए भेदना लगभग असंभव कर देता है। हाँ, ये तर्क को एकदम सॉलिड बना देता है। ये वाकई एक बहुत ही शक्तिशाली और आक्रामक रणनीति है। बिल्कुल। लेकिन डिबेट सिर्फ अपना किला बनाने के बारे में नहीं है। एक अच्छे प्रतियोगी को ये भी तो पता होना चाहिए कि सामने वाले के तर्कों में छेद कैसे किए जाएं। सही कहा। और हमारा स्रोत साधनाभास या खराब तर्कों की पहचान करने पर काफी जोर देता है। तो खराब तर्कों को पहचाने कैसे? दुनिया का हर गलत तर्क किसी न किसी लॉजिकल एरर पर टिका होता है, जिसे स्रोत में हेत्वाभास कहा गया है। हेत्वाभास, इसके कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से इन्हें असिद्ध, अनेकांतिक और विरुद्ध में बांटा गया है। ओके। इन मनोवैज्ञानिक जालों को पहचानना एक डिबेटर के लिए सबसे बड़ा हथियार है।
तो यहाँ इसे सिर्फ थ्योरी की तरह सुनने के बजाय मैं श्रोताओं के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस क्विज करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया विचार है। मैं एक प्रतिद्वंदी की तरह एक तर्क रखूंगा और देखते हैं कि न्याय दर्शन के हिसाब से उसमें क्या खराबी है। तैयार है? बिल्कुल, शुरू कीजिए, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं मंच पर सीना चौड़ा करके कहता हूं कि अरे शब्द हमेशा रहते हैं यानी नित्य हैं, क्योंकि इन्हें जाना जा सकता है, ये प्रमेय है। अच्छा। अब कोई भी साधारण श्रोता सोचेगा कि जो चीज जानी जा सकती है वो मौजूद तो होगी ही। हाँ, सुनने में तो ये काफी वजनदार लगता है। तो इसमें क्या कमी है? न्याय दर्शन इसे कैसे तोड़ेगा? ये अनैकांतिक हेत्वाभास का एक क्लासिक और बहुत ही सूक्ष्म उदाहरण है। अनेकांतिक, इसका क्या मतलब हुआ? अनैकांतिक का मतलब है ऐसा कारण जो किसी एक निश्चित नतीजे तक नहीं ले जाता, बल्कि अनिश्चितता पैदा करता है। मतलब कंफ्यूजन पैदा करता है। हाँ, स्रोत 6 प्रकार के अनैकांतिक दोष बताता है, जिनमें से आपने जो भी कहा वो साधारण प्रकार है। ये साधारण क्यों है? क्योंकि जो कारण दिया गया है, यानी जाने जाने योग्य होना, ये इतना साधारण और व्यापक गुण है कि यह हर जगह लागू हो जाता है। मतलब ये नित्य और अनित्य दोनों पर लागू होता है? बिल्कुल, आकाश नित्य है, उसे भी जाना जा सकता है। एक मिट्टी का घड़ा अनित्य है, उसे भी जाना जा सकता है। हाँ, दोनों को जान सकते हैं। तो सिर्फ ये कह देने से कि चीज जानी जा सकती है, ये कैसे साबित होगा कि वो हमेशा रहने वाली है? अरे हाँ, मैं समझ गया। हमारा दिमाग अक्सर एक बहुत ही सामान्य गुण को देखकर ये मान लेता है कि ये किसी विशेष चीज का कारण है। सही पकड़ा, ये एक तरह का कंफर्मेशन बायस है। हम एक ऐसा कारण दे रहे हैं जो हर जगह मौजूद है। बिल्कुल। ये तो वैसा ही हुआ जैसे मैं कहूँ ये फिल्म बहुत शानदार है क्योंकि इसमें कैमरे का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। अरे भाई, कैमरे का इस्तेमाल तो फ्लॉप फिल्मों में भी होता है। सिर्फ कैमरे के होने से फिल्म हिट थोड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली। इसी तरह एक और दोष होता है जिसे विरुद्ध कहा जाता है। विरुद्ध, इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति का दिया गया कारण असल में उसी के पक्ष को काट देता है, यानी तर्क अपने आप से ही टकरा जाता है। अच्छा, मतलब अपनी ही तर्क का जाल में फंस जाना। इसका कोई उदाहरण देंगी? मान लीजिए कोई प्रतियोगी कहता है कि शब्द नित्य है, यानी हमेशा रहने वाला है। ठीक है। और इसका कारण वह देता है कि क्योंकि वो हमारे गले के प्रयास से उत्पन्न होता है। अब यहाँ तर्क का पेच देखिए। जो भी चीज उत्पन्न हो रही है, यानी जिसका जन्म हुआ है, वो तो अनित्य ही होगी ना? उसका तो अंत होना तय है। बिल्कुल। यहाँ कारण यानी उत्पन्न होना खुद ही पक्ष यानी नित्य होने का गला घोट रहा है। बाप रे, ये तो सच में मंच पर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हाँ, और लोग अक्सर गुस्से या जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन डिबेट में एक और स्थिति आती है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होती है। वो कौन सी? मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत से साधर्म्य और वैधर्म्य का इस्तेमाल करके एक अभेद्य तर्क बनाया। मेरा पक्ष सही है, हेतु भी मजबूत है। फिर भी सामने वाला प्रतिद्वंदी हार मानने के बजाय उस पर कीचड़ उछालने लगता है। हाँ, ये बहुत आम बात है। वो ऐसे ऐसे दोष निकालने लगता है जो असल में है ही नहीं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे खेल के मैदान में हारती हुई टीम रेफरी पर ही बेईमानी का आरोप लगाने लगे। ये स्थिति डिबेट्स में बहुत बार देखने को मिलती है। जब किसी प्रतियोगी को लगता है कि वो बौद्धिक रूप से घिर चुका है, तो उसका दिमाग हताशा में प्रतिक्रिया करता है। फ्रस्ट्रेशन में। हाँ, न्याय दर्शन ने इस मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझा है। इसे दूषण और दूषणाभास के अंतर से समझाया गया। तो इन दोनों में क्या फर्क है? दूषण का मतलब है किसी तर्क में कोई वास्तविक तार्किक कमी ढूंढना। ये डिबेट का एक स्वस्थ हिस्सा है। और दूषणाभास? जो आप बता रहे वो दूषणाभास है, यानी फेक या बेईमानी भरा काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो इस दूषणाभास को मंच पर खड़े खड़े कैसे पहचाना जाए? क्योंकि जब सामने वाला पूरे आत्मविश्वास से झूठ बोल रहा हो तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। इसकी पहचान का एक बहुत स्पष्ट तरीका है। जब आपका साधन यानी तर्क की प्रक्रिया पूरी तरह निर्दोष हो, फिर भी प्रतिद्वंदी चीख चीख कर कहें कि ये अधूरा है, या जब आपने अपना कारण पूरी तरह सिद्ध कर दिया हो और वो उसे फिर भी असिद्ध कहने की रट लगा लें। बिल्कुल। या फिर किसी बिल्कुल सही उदाहरण में ऐसी बेतुकी और बाल की खाल निकालने वाली कमियां ढूंढे जिनका मूल विषय से कोई लेना देना ही ना हो। अच्छा, ये सब दूषणाभास के लक्षण हैं। न्यायिक भाषा में इसे जाति या असुदुत्तर भी कहते हैं। मतलब वो असल मुद्दे पर बात करने के बजाय सिर्फ गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहा है या बिना किसी आधार के आपत्तियां खड़ी कर रहा है। एग्जैक्टली। और यहाँ एक बहुत गहरा मानसिक खेल है। एक समझदार डिबेटर के लिए इस दूषणाभास को पहचानना घबराने की बात नहीं है।
तो फिर क्या है? ये सबसे बड़ी जीत का संकेत है। जीत का संकेत? वो कैसे? क्योंकि जब कोई प्रतिद्वंदी दूषणाभास का सहारा लेता है तो इसका सीधा मतलब है कि उसके पास तर्कों के भंडार में कुछ नहीं बचा है। मतलब वो बौद्धिक रूप से दिवालिया हो चुका है। बिल्कुल। अगर एक छात्र इस बात को समझ लें तो वो मंच पर सामने वाले की झूठी आपत्तियों से घबराकर अपना संयम नहीं खोएगा। हाँ, वो पैनिक नहीं करेगा। बल्कि वो मुस्कुराकर शांति से जज को दिखा सकता है कि विरोधी अब लॉजिक का नहीं, सिर्फ हताशा का प्रदर्शन कर रहा है। ये वाकई में चीजों को देखने का एक बहुत ही अलग नजरिया है ना? यह हमें ये भी सिखाता है कि दैनिक जीवन के विवादों में, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग हो या दोस्तों के बीच की बहस, जब लोग मूल मुद्दे से भटककर व्यर्थ की कमियां निकालने लगें तो हमें उसमें उलझना नहीं है। बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। उस दूषणाभास को पहचानना हमें शांत रहने और व्यर्थ की ऊर्जा बर्बाद न करने की ताकत देता है। यही कारण है कि न्याय दर्शन को सिर्फ एक एकेडमिक विषय नहीं माना जा सकता। ये एक बहुत ही व्यवहारिक उपकरण है। हाँ, डेली लाइफ के लिए भी। यह सिखाता है कि कैसे अपने दिमाग को भ्रमित होने से बचाया जाए। तो अगर हम आज की इस पूरी बौद्धिक यात्रा को समेटें तो ये एक बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा बनाती है। बिल्कुल, एक पूरा मैप है। एक डिबेटर या किसी भी विचारक की शुरुआत होती है अब्रिश से, यानी वास्तविकता को बिना किसी अतिक्रमण या पूर्वग्रह के देखना। सही। फिर हमने समझा कि कैसे प्रत्याशाभास के मानसिक भ्रमों से बचकर एकदम शुद्ध जानकारी हासिल करनी है। उसके बाद उस जानकारी को दुनिया के सामने रखने के लिए हमने पक्ष, हेतु और दृष्टांत का एक अभेद्य किला बनाना सीखा, जिसमें साधर्म्य और वैधर्म्य दोनों शामिल हैं। हाँ, और अंत में हमने अनैकांतिक, विरुद्ध और दूषणाभास जैसे लॉजिकल एरर्स को पहचानकर सामने वाले के तर्कों को ध्वस्त करना सीखा। और ये सारी प्रक्रिया किसी को सिर्फ एक अच्छा वक्ता नहीं बनाती, बल्कि एक ऐसा विश्लेषक बनाती है जो जानकारी के इस भारी समुद्र में से सत्य के मोती को निकाल सके। एक ऐसा व्यक्ति जो शब्दों के भ्रमजाल में कभी नहीं फंसता। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। जाने से पहले मैं एक अंतिम विचार पर चर्चा करना चाहूंगा जो सीधे हमारे आज के स्रोत से ही उभर कर आता है। जी बिल्कुल, बताइए। स्रोत के बिल्कुल अंत में एक सिद्धांत है, सब व्यापारवत खाक्याते है प्रमाणत्वमिति। इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष हो या अनुमान, दोनों का अंतिम फल सिर्फ ज्ञान है। नॉलेज इटसेल्फ इज द फ्रूट। एग्जैक्टली। अगर हम इस बात की गहराई में जाएं तो ये डिबेट या बहस की पूरी अवधारणा को ही पलट कर रख देता है। वो कैसे? अगर लॉजिक का अंतिम फल किसी को नीचा दिखाना या कोई चमचमाती ट्रॉफी जीतना नहीं है, बल्कि सिर्फ ज्ञान है, तो इसका मतलब है कि विचार करने की ये प्रक्रिया हमारे दिमाग की संरचना को ही अंदर से बदल देती है। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। कैसा हो सकता है कि किसी भी डिबेट में हमारा असली प्रतिद्वंद्वी वो व्यक्ति हो ही नहीं जो पोडियम के दूसरी तरफ खड़ा है? तो फिर कौन है? क्या असली प्रतिद्वंद्वी हमारा खुद का अज्ञान है? अगर हम इन सूत्रों को सच में आत्मसात कर लें तो लॉजिक दूसरों को काटने की तलवार नहीं, बल्कि हमारे अपने मानसिक जालों को साफ करने वाला एक टूल बन जाता है। बिल्कुल, एक सर्जिकल टूल की तरह। हाँ, एक बार जब आप तर्कों के इस मैट्रिक्स को देखना शुरू कर देते हैं तो आप कभी भी किसी साधारण बातचीत, न्यूज़ डिबेट या अपने खुद के विचारों को उसी पुरानी नज़र से नहीं देख पाते। सही कहा। सत्य को देखने की यह भूख और उसे कसौटी पर कसने की ये कला ही शायद हमें सही मायनों में मानव बनाती है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ हमारे आज के इस गहन अध्ययन को हम यहीं विराम देते हैं।